The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers Show है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। The Teachers Show। नमस्कार, द टीचर शो के इस खास एपिसोड 125 में आपका स्वागत है। आज बहुत ही शुभ दिन है मित्रों। आज हमारा 125वां एपिसोड लगातार नॉन स्टॉप हर दिन हर शाम को हम आपके साथ आते हैं देश भर के सरकारी और असरकारी शिक्षकों के साथ। तो आज हमारे साथ 125वें एपिसोड में एक ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षकों के भी शिक्षक हैं, यानी कि जिनके पढ़ाए हुए बहुत सारे मेरे जैसे या लोग शिक्षक हो चुके हैं और जो खुद भी एक बहुत अच्छे शिक्षाविद रहे हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल रहे हैं, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक रहे हैं और इस वक्त उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री के पद पर सेवारत हैं। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष हैं, जिसे कि राज्य मंत्री का पद माना गया है सरकार के द्वारा। तो हम आज स्वागत करते हैं हमारे इस शो में आदरणीय प्रोफेसर BS बिष्ट सर का। हमारे साथ रोज की तरह इस शो में जुड़े हुए हैं श्री मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी, हमारे को-होस्ट ऋषिकेश से, आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक CCRT नई दिल्ली से, और श्री हेमंत ऋषि जी नैनीताल से। सबको नमस्कार सर। प्रणाम सर। सर आप सुन पा रहे हैं, मैं देख पा रहे हैं बिष्ट सर? मुझे लग रहा है सर उनके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। सर आप हमें देख पा रहे हैं बिष्ट सर? विदेश हुए हैं? हाँ फ्री हो गए सर, मुझे लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत हो गई है उनके साथ। कहाँ है ये? हल्द्वानी है? ये हल्द्वानी में ही होंगे सर। हाँ तब तक कल के रिजल्ट और ये आज का वो कर दें जरा। आज का प्रश्न तब तक कर लेते हैं सर, प्रश्न आज का। हाँ ठीक है, कर लीजिए। मैं पढ़ दूं प्रश्न? मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। हेमंदा जी प्रश्न पढ़िए सर, फिर फ्लैश कर देंगे। ये बचपन से ही अत्यंत मेधावी और तेजस्वी थे। अपने पिता से परंपरागत गणित और ज्योतिष सीखकर इन्होंने
इन क्षेत्रों में व्यापक शोध कार्य किया। उनके कार्यों की झलक हमें भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखाई देती है। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य गणित एवं विज्ञान को जनहित से जोड़ना था। अपनी नाम के अनुसार वे देव के उपासक भी रहे। उनके पितामह और पिता ने विद्वानों और विदुषियों के परामर्श से नदी के तट पर एक गुरुकुल की स्थापना की। बल्कि न केवल स्थापना की बल्कि कई 100 वर्षों तक उसका सफल संचालन भी होता रहा। हम किनको याद कर रहे हैं? इसका इंग्लिश में है, he was very bright and brilliant since his childhood. After learning traditional mathematics and astrology from his father, he did extensive studies and excelled himself in many subject areas. He dedicated his life and studies of mathematics and science for the welfare of the common people. Since his name resonates with the God, he remained the worshipper of this God and was a staunch believer in the power of this Supreme. His grandfather and father, after consulting erudite scholars, established a Gurukul on the banks of one river. Whom are we referring to or whom are we remembering to? ये आज का हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न है। धन्यवाद सर। और मित्रों अभी हमसे दूर हैं नेटवर्क। मुझसे ये कहा, भट्टी मुझसे कह रहे हैं कि ये स्टोरी है या प्रश्न है। लेकिन प्रश्न का सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब देने वालों को माया ऑप्टिकल्स की ओर से एक सन गॉगल उनके घर भेजा जाएगा। तो जल्द से जल्द इसका जवाब दें और अपना पुरस्कार आप जीते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसका सही जवाब देंगे। प्रश्न सर, प्रश्न तो प्रश्न ही है, प्रश्न को क्या कहें? इन प्रश्न में हिंट देने पड़ते ना। 2 लाइन का प्रश्न पूछ लूं, गूढ़ प्रश्न, तो हाँ। फिर हिंट देने पड़ते हैं। किसी को कुछ कहीं से लिंक मिलेगा, किसी को कहीं से लिंक मिलेगा, क्योंकि गूगल देखते हैं और देखते हैं। हमारे सुधी श्रोता जो है कोशिश करते हैं और देखिए कितने सही सही जवाब। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतने ठीक जवाब मिल जाएंगे, लेकिन मिले और लोग ने चश्मा जीते। जी, बहुत लोगों ने चश्मे जीते हैं सर, और लगभग सबके चश्मे पहुंच गए जिन्होंने हमें एड्रेस दिए थे। कुछ लोगों ने हमें एड्रेस नहीं दिए, 2-3 लोगों ने, तो उनके चश्मे अभी नहीं पहुंच पाए हैं। अपूर्व पंत जी ने और मनीषा ठेकेदार जी ने अभी तक अपना पता नहीं भेजा है, तो उनके चश्मे अभी तक हम नहीं भेजवा पाए हैं। बाकी लोग भेजवा चुके हैं। कल का उत्तर दिया था किसी ने ठीक क्या? नहीं सर, कल पता नहीं लग पाया। कल का उत्तर ठीक है? नहीं, वो कल उसने दिया था, पता नहीं लग पाया था लास्ट में। फेसबुक वॉल पे देख के पता लग जाएगा सर वो तो। जी, विश्व से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमसे सर, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, लेकिन वो नेटवर्क मुझे लगता है कि उनके यहाँ बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। वो घूम रहा है गोल गोल, लेकिन शुरू नहीं हो रहा है। तो कल प्रभात उप्रेती जी के साथ वार्तालाप बहुत अच्छी रही होगी। वो तो बहुत कमाल के, बहुत अच्छे लेखक हैं, व्यंगकार हैं। बस आपको मिस किया, आपको बहुत मिस किया। बीच में शुरू में चले गए, फिर हम तो रह गए उनसे बात करने जी। हेलो, मगर आपको बड़ा मिस किया, बीच में भोगना के साथ छोड़ गए। सर के आने का भी समय है, तो कल के अतिथि के विषय में भी हम लोग जब भी मौका मिले बता दें। हाँ, कल 126वां एपिसोड हमारा होगा सर। और कल हमारे जो अतिथि हैं महेश कुमार वर्मा जी, वो भवाली जीबी पंत इंटर कॉलेज भवाली में हिंदी के प्रवक्ता थे। बहुत अच्छे कवि रहे हैं, लेकिन अभी उनका मैसेज आया है थोड़ी देर पहले कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो कल संभवतः वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो कल हम किसी अन्य अतिथि को आमंत्रित करेंगे।
अगर वो ठीक नहीं होते तो कल सुबह सर हम किसी अन्य अतिथि के बारे में हमें बातचीत करनी होगी, तो अभी तक ये अपडेट है उनकी ओर से, वर्मा सर की ओर से। पूरन सिंह बोरा जी लिख रहे हैं, कल आपको बड़ा मिस किया। पूरन सिंह बोरा जी भी हमारी बात को सहमति दे रहे हैं। आप होते तो बात ही कुछ और होती प्रोग्राम की। मैंने सर सबका अपना अपना रोल है, तो मैं भी कल कोशिश कर रहा था जुड़ने की, लेकिन नेटवर्क बार बार धोखा दे रहा था। शुरू में तो मैं जुड़ा, लेकिन फिर मैं देख भी नहीं पाया। कल मनमोहन चौधरी जी भी लिख रहे थे कि आज भट्ट जी को हम बहुत मिस कर रहे हैं, लगातार इतने एपिसोड्स में हमारे साथ थे, आज वो हमारे बीच नहीं है तो अजीब सा लग रहा। मनु ने भेजा था। नहीं सर, मैं आप ही के बीच हूँ, आज वो हमारे बीच नहीं तो बड़ा गंभीर किस्म का डायलॉग है ये। वो बहुत परेशान थे, मैंने कहा वो गढ़वाल में है, हमारे बीच में तो नहीं है लेकिन गढ़वाल में। मैंने कहा कहीं मेरे ख्याल से पहले बहुगुणा जी थे वहां, वो चले गए। आज मुझे लग रहा है नेट का प्रॉब्लम ही रहेगा सर, क्योंकि सर बहुत कोशिश कर रहे हैं। अपूर्व पंत जी दिख रहे हैं कि हेमंत सर से पहाड़ी में कुछ सुन सकते हैं, इनकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो हेमंत की कुमारी कविता सुनता है। क्या बात जी, कोशिश करते हैं, कुछ याद आता है। बहुगुणा सर ने काफी दिनों से कोई कविता तो इसलिए इतना पढ़ते हैं, देखो पीछे किताबों का अंबार लगा हुआ है, इनसे ही सुनते हैं। आज भट्ट जी से, भट्ट जी की एक आपकी आवाज नहीं आ रही बहुगुणा जी। मैं कविताएं बहुत कम लिखता हूँ, कभी कभार 3-4 महीने में एक आध आ गया, बहुत अच्छी कविताएं नहीं लिख पाता मैं। वो ऐसे ही खाली सरसरी तौर पे, मतलब मोहल्ले वगैरह लिखने की बात नहीं कर रहे, लिखते तो बड़े बड़े कलाकार हैं, दूसरों की कविताएं पढ़ते हैं जैसे हम। आज बहुगुणा जी पहले सुनाइए, हम तब तक वेट करते हैं। अपूर्व पंत जी का कोई मैसेज आया, देखिए वो पहाड़ी में। हाँ हाँ ठीक, पहाड़ी में हो सकता है सर, अभी थोड़ी देर में। बस एक हमारे, अगर बहुगुणा जी पहले थोड़ा सा माहौल बना दें, क्या पता सर तब तक आ जाए हमारे। अपूर्व जी, मनमोहन चौधरी जी, ये सब मिस कर रहे थे भट्ट जी कल। बिल्कुल उनको लग रहा था कि जहां है वहां से जुड़ जाना चाहिए भट्ट जी को। अब तो मैं और बहुगुणा जी बचे हैं यहाँ पे केवल। बहुगुणा जी, अपूर्व पंत जी का कोई आदेश का अनुपालन किया जाए, बोलिए बोलिए बहुगुणा जी। भट्ट जी आ गए, बस भट्ट जी फोन कर रहे हैं। और लगातार मैं तो ताज्जुब करता हूँ भट्ट जी, इतना मतलब मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग का मतलब अपूर्व पंत जी हो गए, उपाध्याय जी हो गए, ऐसे जटिल प्रश्नों का कितना अध्ययन होगा इनका, उपाध्याय जी का, अपूर्व पंत जी का। सैल्यूट इनको। टीचर का मतलब ही इतना पढ़ने वाला होता है जी। हाँ सर जुड़ गए हमारे साथ, सर जुड़ गए सर, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। सर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत लग रही है। हेमंदा, पूरन सिंह बोरा जी कह रहे हैं गाँव की या वाली कविता सुनाइए। हेलो, हाँ सर, हेलो जी जी, हेलो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ ना। अगर सर जुड़ गए तो बोरा जी और अपूर्व पंत जी को मैं प्रणाम भी करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। सर मुझे लग रहा है जुड़ रहे हैं। और जी, इसमें अशोक कुमार प्रधान जी भी हमारे उड़ीसा से सर जुड़ गए। और ये सर आवाज आ रही?
आवाज आ रही सर? मेरी आवाज आ रही है आपको? भट्ट जी आप हमारे आवाज साथ आ रही कितने सर? दिनों तक नहीं रहेंगे बताइए तो। हैं भट्ट नहीं साहब? नहीं, मैं दूर का हूँ सर। मैं तो कल भी था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी सर। मैं कल भी शो में था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए जुड़ नहीं पाया। मैं दूर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कैसे दूर हो सकता हूँ? ये संभव ही नहीं है कि मैं दूर रहूँ। पवन जी का भी, पवन का भी आ गया। हेमंत सर, पवन का, हाँ, पवन सर का भी आ गया, पवन सिंह कार्की जी का। लेकिन सर जैसे ही जुड़ते हैं ना, फिर बीच में अगर, हाँ, मैं जब भी मौका मिलेगा पवन जी, अपूर्व जी और पूरन बोरा जी, मैं जरूर अभी कविता सुनाऊंगा। लेकिन सर जुड़ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मेरे को, मैं तो धन्य हो गया कि आप लोग कविता की डिमांड कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो बस बाध्यता हुई है ना सर, अगर सर सिर्फ 2 प्रश्नों के भी उत्तर दे देते तो बहुत हेमंत अच्छा सर, लगता। पर जी ये होता है, देखो बोलते सर बोलते जुड़ने आज की महल कोशिश के कर रहे हैं कौर के लेकिन नहीं बहू जुड़ कह पा रहे थे कि भैया आज हमारे साथ है। महल के को भट्ट जी आज हमारे बीच नहीं है, कहा हमारे साथ नहीं है कि रहे। जगह। हाँ माफ कीजिएगा। आ- आ गए और सर, आ हाँ, गए। वो बहुगुणा जी भी इस बात पे बहुत देर से चाहते थे। आपने कहा इस कि भट्ट जी हमारे बीच नहीं रहे। अरे नहीं रहे, नहीं कहा, नहीं है कहा। नहीं रहे तो बाबा रे मेरी आवाज भट्टी नहीं का आ रही? कमाल। मैंने कहा सर 123 एपिसोड से वो हमारे साथ हमेशा रहे, आज हमारे साथ वो नहीं है, मतलब हमारे बीच वो आज नहीं। तो नहीं रहे, भाषा का, हमारे बीच आज नहीं रहे। नहीं रहे। मैं मैं तीनों के चेहरे में वो देख करके ना, आपके चेहरों की रेखाएं देखते ही समझ गया था कुछ ना कुछ गलत हो गया है। कार्की जी भी आ गए। बहुगुणा जी सब बहुत जुड़ सर गए देर ना तीसरे सब। से। हेमंत सर आ गए। हेमंत तब तक आप कविता ईजा वाली सुना दी, क्योंकि बीच से जुड़ नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है वो कोशिश तो कर रहे हैं। जी जी। तो अपूर्व जी हैं और कार्की जी हैं, पूरन बोरा जी हैं। वो ईजा वाली कविता के दोनों वर्जन हैं। कुमाऊनी में भी मैं उसको बोलता हूँ और हिंदी में भी बोलता हूँ, क्योंकि एक बार गिरधा ने कहा था कि भवा इसको कुमाऊनी के शब्दों को लेकर हिंदी में बोला करो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो आज कुछ ऐसा ही वातावरण है, और सर तब तक जुड़ते हैं, मैं उसके 2-3 बंद आपको सुना देता हूँ। है क्या कि जैसे हमारे पहाड़ में, हमारे गांव में जो ईजा आती है ना, तो उसकी दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक। और घर में जब वो दुल्हन बन के आती तब से लेके जब वो संसार से विदा होती है तब तक। तो उसके 2-3 बंद सुनाता हूँ मैं। कि मोह अंधेरे उठना, करना पूजा अर्चना, गौशाला जा सानी बना, गायों को है दुहना, सोए हुए बच्चों के माथों को चूमना, फिर जाल दराती लिए जंगल चले जाना, और उसके बाद ही हो लाल पूरब दिशा, ऐसी सुबह बिताती मेरे गांव की ईजा, पहाड़ की ईजा। फिर दोपहर को चूल्हा चौका मांजने बर्तन, हाथ पांव धोना, करना कोयला मंजन, फिर धूल से सने हुए बच्चों को नहलाना, लकड़ी के कांगुले से अपने बाल पवसाना, फिर दोपहर अपनी रही जो खेत में बिता, मेहनत की जिंदगी बिताती गांव की ईजा, पहाड़ की ईजा। देखिए आजकल भट्ट जी आप लोगों के घरों में साइकिल्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल्स होते हैं बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों के। लेकिन हमारे जमाने में वो चीड़ के फीटे होते थे ना, कोन्स होते थे, उसको लाके माँ हमको संतुष्ट करती थी। बच्चे बड़े हुए तो काम खुद भी बढ़ गया, जंगल जा यूं कह के छोटा अड़ गया,
जंगल से कीटे ढूंढ के लाई है खिलाने, सेतुली भानुली नाम दे के बकरी बनाने। बस इन्हीं खिलौनों से रही बच्चों को रिझा, इतने में ही संतुष्ट मेरे गांव की इजा, पहाड़ की इजा। सर आ गए हैं शायद, तो जब भी मौका मिलेगा, नेटवर्क से दूर होंगे तो फिर गांव की जाएगी। सर आ गए भट्ट जी। बहुत सुंदर हेमंत सर, ये कविता पूरन सिंह बोरा जी भी कह रहे हैं कि दिल को छू जाती है, और रविशंकर गोसाई जी कह रहे हैं शानदार इजा, गजेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत कमाल की कविता है सर। जब भी ये सुनने को मिलती है तो हमारी आंखें निश्चित रूप से नम होती हैं। सर आप सुन पा रहे हैं? बिस सर, सर आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज उनकी नहीं आ रही सर, मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कुछ और समस्या है। वो दिख तो रहे लेकिन न मेरी आवाज वहां जा रही है शायद, और न उनकी आवाज हम तक आ रही है। बहुगुणा जी भी जुड़ गए हमारे साथ फिर से। बहुगुणा जी नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। अरे इस नेटवर्क ने बहुत गति कर रखा है भाई, बहुत परेशान कर रखा है। 3 बंद हैं भट्ट जी, उसको पुरिया देता हूँ, उसको पूरा कर देता हूँ। जी जी बच्चे जी, बड़े जी सर। हुए हैं, अब इनको भी पढ़ाना, खुद खाने खा के भी है इन्हें आगे बढ़ाना। बेटी बड़ी हुई है, विदा उसको कराना। बेटी बड़ी हुई है, विदा उसको कराना। हिम्मत न हारे बापू, हौसला है बढ़ाना। खुद अपने जेवरों से बेटी कर रही विदा, लाचार खाली हाथ मेरे गांव की इजा, पहाड़ की इजा। सर आगे सर। बट सर नहीं अभी नहीं होता है सर, उनकी आवाज नहीं आ रही। आप जारी रखिए, आप जारी। अच्छा, कोई भी विदा हो रहा है गांव छोड़कर, हर भरम से विदा किया है कुछ भी जोड़कर। जाना है खुद भी दूर, सदा कौन रमा है। तुलसी और सोना बचिया किए खुद ही जमा है। जीवन मरण में धर्म है, बस उसका तो सखा। ऐसे विदा हुई है मेरे गांव की इजा, पहाड़ की इजा। तो मैंने कुछ बंद आपके आदेश का अनुपालन किया और मैंने बोले हैं इजा पे। बहुत 12-14 बंद हैं इसमें, तो मैंने 3-4 बोले। हम तो इसी प्रत्याशा में हैं तो सर आ जाए। मैं प्रणाम करता हूँ भट्ट जी, राजेंद्र प्रसाद सर छपी ये सब आपकी लोग रुके हैं, कविताएं लेकिन छपी? अभी जी हाँ, छपी किताबें, छपी है कविता। हाँ सर, ये छपी है, ये दूरदर्शन आकाशवाणी सभी में आई है, किताब में ये छपी है दूसरा ही मेरी। मतलब पहाड़ की जा वाली किताब है मेरी, उसका पहाड़ा पीड़, पहाड़ एक पीड़ मतलब पहाड़ के पीड़ मतलब पहाड़ की बातें और पहाड़ का दर्द, इस शीर्षक से है पीड़ सर। पीड़ पहाड़ा को हम निंदा कह सकते हैं, मीठी निंदा, शुगर कोटेड हाँ, निंदा कह सकते हैं, शुगर कोटेड निंदा। पीड़ जो है वो मैं भेजता हूँ आपको सर, इस किताब को भी भेजता हूँ, तो ये मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय होगा। और आज हम भट्ट जी का भी भरपूर उपयोग करते हैं इंतजार में। भट्ट जी भी सर, भट्ट जी ने इतने बढ़िया बढ़िया सर लिखे हैं, फेसबुक में तो मैं पढ़ते रहता हूँ। अगर कोई भी उनके पास यहाँ पे है, बहुगुणा सी वेटिंग में है सर, बहुगुणा जी। नहीं सर, मेरे को कविताएं नहीं है सर, बहुत कम होंगी, कहीं ढूंढनी पड़ेंगी, याद नहीं रहती मेरे को। मैं लिखता हूँ, मैं संकलन नहीं करता हूँ, वो छोड़ दे, फेसबुक पे ही पड़ी होंगी, इधर उधर पड़ी होंगी, मैं कभी अलग से संकलन नहीं करता किसी चीज का। मेरे पास संकलन है 8 से 10 कविताओं का, मेरी फेवरेट, जो मुझे मतलब चिरकालिक मेरी पसंद की कविताएं हैं।
अच्छा सर अगर आसपास हो तो एक सुना दीजिए, हम वेट कर रहे हैं। मैंने पहले भट्टी से सुन लिया, मैं सुना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फेवरेट है, मैं तो सर सुनिए वेट कर बार रहे बार। हैं, तो भटजी आप सफर तो मैंने हाँ सर आज सफर तो 3 या 4 बार सुना दी है सफर। नहीं सर, और अभी आज कुछ दर्शक नए जुड़े हैं। शुक्ला सर का भी आशीर्वाद आया सर। किसका? ये हमारे रोज के दर्शक हैं सर, रजनीकांत सर है ना, रजनीकांत हाँ, सर। रजनीकांत शुक्ला जी को, मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ सर, कैसे वेट कर रहे हैं। रजनीकांत शुक्ला जी का पार्टिसिपेशन देख के मुझ में जोश आता है कि यार देखो इतने हाँ अच्छे। हाँ, अब आ गए। आगे लगता है। मैं जोशी सर वो पिछले 12-14 वर्षों में लगभग 150-200 के आसपास मेरी रचनाएं छप चुकी होंगी अलग अलग जगह, लेकिन मैंने आज अरे तक संकलन नहीं किया मैंने कभी उनका। यही तो बड़े आदमी की निशानी तो यही छपती होती रहती है। है, यहाँ से छपी गुजरात में छपी, दिल्ली में छपी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कई जगह। वाह, यही तो बड़े आदमी की निशानी है। नेकी कर कुएं में डाल, लिखी और छोड़ के भूल गए। आचार्य जी भी आ गए हैं और उनका भी आशीर्वाद हमको मिला है। मैं कह रहा हूँ सर, अगर हो सकता है आपने स्क्रीन को, अरे अरे हिल तो रहे हैं सर, अगर स्क्रीन को टच करके, क्या पता उनका माइक तो बंद नहीं है इधर, ये हर्षित बता सकता है। सर आ गए हैं शायद। जी सर। सर आप तक हमारी सर आप आवाज आ सुन पा रही रहे है? हैं? हाँ, मुझ तक तो आ रही है। अरे वाह, तो क्या अब बात, आपकी आ गई क्या बात। सर, ये बहुत अच्छा हो गया सर, आ गई आपकी आवाज आ गई सर। अच्छा जी सर। सर कोई बात आपकी नहीं, आवाज आ आज रही? नेट से हमें थोड़ा विलंब हुआ है, और भट्ट जी आजकल गढ़वाल यात्रा में हैं और वहीं से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है सर, हमने आपको विभिन्न क्षेत्रों में देखा है, विभिन्न पदों में देखा है। हमने मैम की कार्य पद्धति भी देखी है, आपको श्रीमती जी की, और हम तो आप लोगों से बड़े प्रभावित हैं। बस हमारी इस कार्यक्रम की परंपरा है सर, हम सबसे पहले आपके जीवन परिचय, आपके बचपन की संक्षिप्त जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं, और उसके बाद हमारी जो है चर्चा प्रारंभ होती है। तो सर कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई हुई, और किस किस तरह से बचपन बीता, संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे। जी डॉक्टर जी। आवाज आ रही है। एक बार स्क्रीन को सर टच करेंगे तो माइक आएगा, माइक क्या पता बंद तो नहीं, माइक खुल जाएगा। तो स्क्रीन को ऐसे टच कीजिएगा सर, तो उसके बाद माइक खुलेगा। जहाँ माइक है, माइक को हो सकता है बंद है अनजाने में। कुछ भी हाँ, इधर गढ़कोटी सर भी जुड़ गए हैं, राजेंद्र गढ़कोटी सर, और सब लोग बने हैं सर। बस अब बहुत यही सारे है। लोग हैं के साथ में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम करें सब इंजॉय कर रहे हैं। भट्ट जी भी तो हो गई, नहीं तो मैं कहीं वहाँ हर्षित, हर्षित देखो तो बेटा, कहीं वहां से तो माइक ऑफ नहीं है सर का, क्योंकि हिल रहे हैं, तो इसका मतलब वीडियो तो ठीक है। मुझे लगता है कि ऑडियो में बेटा कहीं प्रॉब्लम है। तो सर को रिक्वेस्ट करो कि स्क्रीन टच करें और उसके बाद अपना माइक ओपन करें। नहीं, वो माइक खोला है सर, उनका माइक खोला है, उनका नेटवर्क की दिक्कत है, माइक ओपन है उनका। अच्छा अच्छा, तभी आवाज तो आ गई थी सर। जी सर, आप सुन पा रहे एक हैं? बार लीव करके जुड़वाएं भट्ट जी, एक बार सर से लीव करके फिर जुड़वाएं, ऐसा भी होता है कभी। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ उनको। हैं और बहुत सारा आपको शो मानता, उसका पत्नी
लगातार क्या क्या चल रहा है सर, कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, देखिए लोग देख रहे हैं। लेकिन बराबर तो ऐसा अगर ऐसी आसक्ति या आसक्ति अगर शिक्षकों में होती है ना, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ करते ही होंगे। ये शिक्षकों का एक ऐसा समूह है, जैसे भगुणा सर का एक वैशिष्ट है। कल भगुणा सर के बारे में वो बता रहे थे, क्या पोस्ट डालते हैं भगुणा सर। कल हमारे कल के एक्सपर्ट बता रहे थे। जोशी सर का तो हम पहले से ही हमें लगता है कि सर वो दिल्ली में थे, लेकिन उनके चर्चे हमारे बीच हमेशा होते थे और हम भी कभी जाते थे तो तैयार होकर के सीसीआरटी में जाना कहते थे लोग, बहुत सारा पढ़ के जाना। आज चलोगे नहीं आज कनेक्ट हो क्या पा रहे किया हैं, जाए। तो मेरे जी ख्याल है सर 8 तो बज ही गए हैं, वैसे भी 1 घंटा नहीं तो तो हो ही ये गया है। करते हैं सर, भट्ट सर से कल सर को दोबारा आमंत्रित करते हैं। हाँ, कल कल भैया, कल सेम आप ही आ जाए कल, ऐसे ही सर करें। को ना, कल कुछ नेटवर्क का हो सकता है। तो एक मजेदार बात बताऊं सर मैं आपको, एक जी मजेदार जी बात बताऊं। ये जो पिछले 20-25 साल हाँ में लोगों की जो जनमानस की और नेताओं से लेके सबकी एक मानसिकता हो गई है, ये आज तो देखिए, अगर सरकारी कोई भी सरकारी संस्थान में अगर काम में ढिलाई हो तो बगावत करने आ जाएंगे, जी सरकार निकम्मी है, आना है, फलाना है। और ये लोग निजी देश में जो निजीकरण की पैरवी करते हैं कि सारी चीज प्राइवेट को दे दो। और ये हाल नेटवर्क में है कि आप 4 GB की स्पीड का डाटा करते हैं और मुश्किल से 1 GB आधा जी की स्पीड आती है। ये जो प्राइवेट सर्विसेज है, इन खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है, चैनल है, इतनी बुरी हालत है, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो ये हमारा ये नेटवर्क चैनल हो, संचार चैनल हो, ये पैसा वसूल कर रहे हैं। लेकिन कोई अभी यहाँ पे कहेंगे नहीं सरकार, फिर कोई कहेंगे नहीं सरकार खराब है साहब, निजी क्षेत्र में ले आओ। और मौका जब पड़ता है, जब जब आम जनता को कष्ट होता है, दिक्कत में आती है, तो सरकारी पक्ष ही याद आता है इनको। तो ये निजी चैनल, ये जितने भी निजी लोग हैं लापता मिलते हैं, निजी सेवाएं 2-4 को छोड़ के, जो धन्ना टाटा बिरला वगैरह जो लोग एंड टाइम पे मदद कर देते हैं, उनको अगर छोड़ दें, जब हम सर्विस की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो निजी इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट नदारद मिलता है और फिर दोष देते हैं कि नहीं सरकार खराब है। जी आपको बधाई भी दे रहे हैं जी। कौन दे रहा है और सर? इधर सर जोशी सर की कविता अगर सुन लेते तो आज थोड़ा अच्छा लगेगा सर, क्योंकि मेरी कविता तो दो बार आ गई उसमें। तो सर प्लीज सर। मैंने तो अपनी सफर 4 बार गा दी। नहीं आज एक बार और। मैंने अपनी सफर जो है सर वो 4 बार गाई, 4 बार। मंजुला मैम है, सब है, एक बार सफर सर, आज 5वीं बार, क्या पता हमारा सफर आसान हो जाए सर उससे। सफर तो आसान हो जाए। अब सुनाई दीजिएगा सर प्लीज। नहीं नहीं वो अभी आने दीजिए, नहीं तो फिर वो बीच में थोड़ा दोहे सुनाएंगे सर, दोहे। जी आ रहे हैं वो, नहीं आ रहे हैं, सुनाए। सुनाइए, आ जाएंगे, सर्विस सुन लेंगे क्या। सर मुश्किल लग रहा है तो सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में। आगे देखिए, आगे अंजुमन में। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर हम स्पष्ट हैं क्या? हमारी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज तो बहुत स्पष्ट आ रही है हमको। अभी तो आ रही है आपकी आवाज मुझे। अच्छा सर मैं फिर भगुणा जी या उनसे कहता हूँ कि वो शुरू कर दें। आप रुकिए नहीं, सुनाई दीजिए, आप पूरा सुना दीजिए उसे। नहीं हम तो आपको सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन आप चूंकि शुरुआत कर दी तो वो बड़े वो हो जाती है, बदतमीजी होगी कि वो कवि के प्रति। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी कि न ये बात होगी न वो बात होगी। क्या बात, ठीक है। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी,
हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी कि न ये बात होगी न वो बात होगी। मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में संभालो, जी वो कहते हैं हमसे निगाहें मिला लो। मैं कहता हूँ इस दिल को दिल में संभालो, वो कहते हैं हमसे निगाहें मिला लो। निगाहों को मालूम क्या दिल की हालत, निगाहों निगाहों में क्या बात होगी। बहुत आपने वो गाना सुना था ना, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, उसी का शेर है। मैं कहता हूँ कि इस दिल को दिल में संभालो, वो कहते हैं हमसे निगाहें मिला लो। निगाहों को मालूम क्या दिल की हालत, निगाहों निगाहों में क्या बात होगी। क्या बात। हमें खींच कर लाया है इश्क तेरा, हम्म, हमें खींच कर लाया है इश्क तेरा, तेरे दर पे हमने लगाया है डेरा। हमें खींच कर लाया है इश्क तेरा, तेरे दर पे हमने लगाया है डेरा। हमें गर्म होगा जो दीदार तेरा, यहीं सुबह होगी और यहीं रात होगी। क्या बात। नहीं, मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फसाना, तो गोले से मुखड़े पे आया पसीना। मोहब्बत का जब हमने छेड़ा फसाना, तो गोले से मुखड़े पे आया पसीना। वो निकले थे घर से, जो निकले थे घर से, तो क्या जानते थे मैं भी आज बरसात होगी। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। हमें क्या पता, हमें क्या खबर थी कि न ये बात वो बात। सर को सुनते हैं सर। जी सर आगे, बहुत बढ़िया सर, बहुत। बहुत सर सुंदर, आगे, बहुत तो मेरा बढ़िया। पहला प्रश्न मैंने किया था सर, अपना थोड़ा बचपन की जो प्रेरक यादें हैं वो हमें दीजिएगा, ताकि यहाँ का हर बच्चा आपकी तरह बनने का प्रयास करे, जो अपनी बचपन में ठीक कहाँ है। जन्म का कैसे कैसे आप। मेरा मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो जी जी, आ मेरा रही जन्म मेरा है। जन्म बागेश्वर हुआ था। जी दूसरी गांव नाम की जगह है वहाँ पे, बागेश्वर में। तो जी तो वहीं वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। जी और वहाँ से मैंने बचपन में वहाँ पढ़ाई नहीं, पिताजी हमारे आर्मी में थे, जी। तो सेना में होने के कारण जो है वो हमको फिर रानीखेत ले आए पढ़ाने के लिए। अच्छा। रानीखेत तो हमने सेंट्रल स्कूल रानीखेत जो है इसमें हमने एडमिशन लिया। सभी भाई बहन ने वही पढ़ाई करी। तो मैं बचपन से ही, क्योंकि काफ़ी कुशाग्र आदमी बुद्धि था, मैं अच्छा पढ़ाई लिखाई में हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। तो मुझे जो है काफ़ी, मतलब सभी अपने जितने अपने शिक्षकगण थे उनका बहुत प्यार मिला मुझे। जी और उन्होंने मुझे जो है बहुत ही प्रोत्साहित किया जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ तक कि हमारे जब मैंने हायर सेकेंडरी किया 1967 में, तो हमारे जो प्रधानाचार्य जी थे, हमारे श्रद्धेय श्री एस सी पंत जी, तो उन्होंने जो जैसे औरों को करेक्टर सर्टिफिकेट जो है छपा हुआ मिलता था, उन्होंने मेरा मेरा जी। करेक्टर सर्टिफिकेट हाथ से बनाया। और आप उसकी अगर भाषा अरे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उतनी अच्छी भाषा उन्होंने मेरा चरित्र प्रमाण पत्र बनाया, और उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उनके अपना आशीर्वाद दिया मुझे। तो मैं निश्चित रूप से उस आशीर्वाद के कारण मैं आगे बढ़ा। और मुझे बाद में मुझे मिले थे वो हमारे प्रधानाचार्य जी। और उनका मैंने आशीर्वाद फिर पुनः लिया। तो बचपन से ही हम जो है अपनी पढ़ाई के प्रति जो है बहुत ही सजग रहते थे। अपना पढ़ाई जो है लगातार अपनी कक्षा में जो है, जो मेरा सबसे बड़ा क्या होता था, मैं ध्यान से सुनता था कक्षा में। और घर आके फिर मैं अपनी माँ की मदद भी करता था, क्योंकि पिताजी तो फौज में थे, तो वो अपना बॉर्डर पर इधर उधर चले जाते थे, रहते थे। तो मैं साल में एक बार 1 महीने 2 महीने के लिए आते थे। तो माँ अकेली होती थी, 5 भाई बहन थे हम लोग। तो माँ को बहुत काम होता था, तो मैं माँ की पूरी मदद करता था, चाहे कपड़े धोने से लेकर के सारे जो भी काम माँ करती थी, लकड़ी फाड़ने से लेकर के सभी जो काम होते थे, वो सब काम मैं माँ के साथ करता था। माँ का आशीर्वाद मेरे पास है। और फिर
दूसरे दिन हम अपना जो भी होमवर्क छोटा मोटा होता था उस होमवर्क करके हम स्कूल चले जाते थे। फिर स्कूल में वही ध्यान से सुनते थे, कोई भी चीज़ थी बहुत ध्यान से सुनते थे। बड़ा हमने उसमें हम जो है उसमें रुचि लेते थे। उस रुचि के कारण जो है हम निश्चित रूप से मेरे को बहुत फ़ायदा होता था। और मैं कभी मेरे किसी भी कभी भी चाहे वो मासिक परीक्षा हो, चाहे वो कोई अर्धवार्षिक परीक्षा हो, या मेरे हमेशा 10 में से 9, 10 में से 10 ऐसे नंबर आते थे। तो बहुत सारे हमारे मैं किसको याद करूं, बहुत सारे मेरे अच्छे जो मेरे शिक्षक थे, उन्होंने मुझे जो बड़ा अपना आशीर्वाद दिया। और हर कोई चाहता था कि आगे बढ़े, और मैं उनके अनुरूप जो है, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत पुअर थी, तो हम लोग जो है जैसे भी कि हमने आगे पढ़ने उनके पिताजी ने कहा कि नहीं तुम ये पढ़ाई प्रश्न करोगे। हम इसलिए हमने किया सर ये प्रश्न, क्योंकि हम लोग सभी लगभग बहुत दूर दूर पहाड़ों में या कहीं भी पूरे देश में ऐसे बच्चे भी होते हैं सर जिनका बैकग्राउंड हम लोगों की तरह होता है। तो हाँ। अगर इसमें शिक्षकों का, जैसे आपने कहा कि हाथ से लिख के करेक्टर सर्टिफिकेट दिया, तो शिक्षकों का अगर इस प्रकार का योगदान है, वो व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देते हैं, तो बच्चा उसका मोराल बहुत ऊपर बिल्कुल होता है और बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल सर। जी शिक्षक हम के चाहते हैं कि हम आशीर्वाद। सभी शिक्षक सुने और सभी बच्चे भी सुने। जी मैं तो सर, मैं तो एक चीज कह रहा हूँ ना, माता पिता और शिक्षक 3 लोग ऐसे हैं जिनका अगर आशीर्वाद आपके पास है, तो आप सोचिए आप बिल्कुल एक सेफ इंसान, आप पूरे संसार में जो है आपसे ज्यादा सेफ कोई नहीं है। आपको कोई जरा भी क्षति नहीं पहुंच सकता, और अपने आपके बारे में लोग अपने आप सोचने लगते हैं, है ना, जी आपके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं। तो वो चीज़ जो है ना, और दूसरा हमने देखा कि जो हमारी एक विनम्रता हमारे अंदर रही हमेशा, हम उसको जो है कभी अपने अंदर हॉटीनेस नहीं दिखाई, अभिमान कभी नहीं, किसी भी चीज़ का जो भी था हमारे पास, है ना, तो हम कोशिश करते कि नहीं हमारा कुछ भी नहीं है। मेरा सबसे बड़ी बात ये थी, मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, 4 में 5 में पढ़ता था, तो मैं रोज गीता जरूर पढ़ता था। इतना मेरे दिमाग में था कि सुबह सुबह आग जलाता था, सुबह 4 बजे उठता था, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता था, और सुबह उठ करके आग जला करके उसमें जो है अपना चाय, पहले चाय रखता था घर पूरे परिवार के लिए, क्लास चाय रखते, चाय 4th में। 4th 5th की बात है ये। हाँ, तब जो है रानीखेत में हुआ करते थे हम लोग। तो हम लोग जो है हम चाय बनाते थे, मैं चाय बनाता था, और फिर जब बाकी लोग उठाता था, माँ को भी उठाता था, सबको हम उठते थे। उसके बाद मैं सबको चाय पिलाता था, है ना। तो मतलब एक अच्छा भाव आता था कि और मैं गीता जरूर पढ़ता था सवेरे। मेरे पता नहीं कहाँ से मेरे को, बल्कि एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा अभी ये उम्र नहीं तुम्हारी गीता पढ़ने की। तो मैंने उनसे ये कहा, पापा पिताजी, मैंने कहा क्या नाम, आप उम्र किसको कैसी उम्र कहते हैं आप? तो बोलने लगे नहीं तुम बच्चे हो भी। मैंने कहा किसको बच्चा कहते हो, किसको बूढ़ा कहते हैं आप? अब छोटा सा बच्चा मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, वो पता नहीं शब्द भगवान ने नहीं बोला, ये पता नहीं क्या हुआ, कैसे शब्द मेरे मुंह से निकले हैं। और मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं जो है पिताजी को मैंने कहा, पिताजी आप किसको बूढ़ा कहते हैं? जिसने एक 10 साल का बच्चा जिसने कल चला जाना है, क्या वो 100 साल का बूढ़ा नहीं है? और एक 80 साल का बूढ़ा जिसको 100 साल में तक जीना है, तो उसको वो 20 साल, वो तो उसके तो 20 साल बचे हुए हैं, वो तो बहुत अभी यंग है एक तरह से, है ना। तो ऐसा मैंने पिताजी को उत्तर दिया, मैंने कहा पिताजी ऐसा नहीं होता, देखिए गीता ऐसा एक शास्त्र है जिसको, है ना, शुरू में उनको जो गीता के बारे में जो कहा गया था, गीता शास्त्र में पुण्यमेव पठेत प्रणता पुमान विष्णु पदम वापनोति भय शोक आदि वर्जित। तो मैंने कहा भय शोक सबसे अलग होकर के वो भगवान के चरणों में रहता है। और ऐसा, तो इस तरह की जो मैंने उनकी बातें कही पिताजी को, तो पिताजी बोले अच्छा तो ठीक है चलो पढ़ो, तो कर लो करके, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया था। और सर मतलब जी ईश्वर के तो प्रति हमारे इस कार्यक्रम के जी सूत्रधार हैं, जी भी जुड़ गए हैं हाँ सौभाग्य से, और जोशी सर भी हमारे बीच आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर, हमारे इतने जो दर्शक हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली शिक्षक हैं, वो एक अभी भी बने हुए हैं, और उसके बाद प्रशंसनीय ऐसी शिक्षा मिलना हमारे लिए बहुत उदाहरण हमारे सामने है कि आपकी आवाज कट रही है। जी 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 तो सर जो प्रणाम। कई गिरीश लोगों चंद्र जी के हमारा दिल एक को छू दर्शक गई है। सर ये बात। जी जी हमारा एक दर्शक है गिरीश चंद्र आप जी, वो कह रहे हैं आपसे अनुरोध है कि आपकी वो आवाज प्रमाण समझ पत्र में नहीं आ सबसे शेयर कीजिएगा, पोस्ट कीजिएगा, जो चरित्र प्रमाण पत्र हाथ से लिखा था।
तो वो सबसे शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी प्रेरणा मिले। बहुत अच्छी बात। ये एक अतिरिक्त अनुराग है सर। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल। जब हम किसी बच्चे को हेलो। प्रेम करते हैं सर, उसको पुचकारते हैं, जी। दुलारते हैं, फिर भी अगर हमको लगता है कि हमारे प्रेम पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचा, तो हम जरूर उसको कुछ ना कुछ देते हैं, उसको गले से लगाते हैं। तो वही एक आसक्ति है, वो एक प्रेम है सर, जो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को सिंपल हम ये प्रिंटेड मैटर नहीं देंगे, आपकी अपने आवाज दिल सुनने में। नहीं है। जी जी भट्ट जी। सर मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है उन तक। वो आपकी कह रहे, आवाज मैंने कहा था कि जी मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है सर। आप जारी रखिए हेमंत सर। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। मेरी आवाज जी शायद जोशी सर की नहीं आवाज आ आ रही, रही आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है जी बिल्कुल भी। जी सर। नहीं, वो बिल्कुल सर आप इसके कह बाद रहे हैं, एक स्तुत्य प्रयास होता है टीचर्स का बच्चों को पुचकारना, आशीर्वाद देना, और वो फलता है जिंदगी में, बहुत जरूर फलता है। बिल्कुल सही बात। मेरे को याद है 1 से 5वीं कक्षा तक हम एक विद्यालय में थे, और जब 6ठी कक्षा में हम गए तो हमारे स्कूल में अंताक्षरी प्रतियोगिता हुई। अच्छा, वो जी अंताक्षरी प्रतियोगिता ऐसी थी कि जिसमें बच्चों को ज्यादा रुचि नहीं थी, हिंदी की दोहे याद करो, और मेरे को बाबूजी ने बचपन से कई सारे श्लोक याद करा दिए थे, गीता, गंगा, गायत्री वगैरह वगैरह, हे रामा पुरुषोत्तमा। अब जैसी कोई शब्द आए और मैं छोटा सा 6ठी क्लास का बच्चा खड़ा हो जाऊं और दे अपना संस्कृत के श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक, तो हम फर्स्ट आए। तो प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, उस दिन से मैं फेमस हो गया, इसको तो पूरी गीता याद है, इसको तो पूरा संस्कृत याद है, तो संस्कृत का प्रकांड पंडित है। उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया। उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था 6ठी में कि गिरीश, एक बात याद रखना कि जिंदगी में जितने आशीर्वाद हों वो लेते रहना, कहीं ना कहीं काम आते हैं। और वो बिल्कुल सत्य हुआ। मैंने चरितार्थ होते हुए देखा अपनी जिंदगी में कि गुरुओं का आशीर्वाद जो है वो बहुत फलता फूलता है। सर ये तो विद्यार्थी जीवन का अनुभव हमको बिल्कुल दिल को छू गया सर। बहुत सारे शिक्षकों ने, दर्शकों ने अपनी बात कही। अब उसके बाद हम चाहेंगे सर, आपने शिक्षण जीवन के कोई अनुभव हमें बता के हमें प्रेरित करने की कृपा करेंगे। तो शिक्षण में 1972 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था जी एज लेक्चरर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोपेश्वर में। तो शिक्षण मेरा बचपन से ही बहुत मेरा प्रिय प्रोफेशन था। मुझे बहुत अच्छा लगता था जी शिक्षण मिशन करना। साहब। मैं अपने जो बच्चे चारों तरफ के बच्चे होते थे, मैं उनको सबको बिठा करके उनको पढ़ाने का जो है रोज प्रोग्राम करता था। तो बाद में मैं शिक्षक भी बन गया। तो शिक्षक बन गया तो फिर मैं गोपेश्वर पहुंच गया, और मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं कभी कभी तो मतलब 12 बजे 1 बजे तक भी जो है अपने क्लास तैयार करता था। कहीं कुछ चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आई तो क्या होगा, ऐसे ऐसे समझ करके मैं बहुत ही बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील रहता था कि उनकी कक्षा में जब मैं जाता था तो मैं बार बार उनको प्रश्न पूछ करके मैं सोचता था जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ जी उस चैप्टर को बच्चे का ये नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, कोई कॉर्नर उसके दिमाग में ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको कि वो डार्क में रह गया हो। तो मैं उसको पूरा उसको कोशिश करता था कि बच्चे को जब पूरा समझ में आ जाए। और मैं बच्चों को जब पढ़ाता था तो पढ़ाने के साथ साथ में मुझे बचपन से ही जो है एक मॉरल लेक्चरिंग का बड़ा शौक था मुझे, कि मैं जो है खुद भी कोशिश करता था कि उन विचारों पर अपने मैं चलूँ और दूसरों को भी। और इसलिए उसका असर भी होता है। देखिए, अगर आप खुद अगर कोई अच्छे विचारों पर चल रहे होंगे ना, तो निश्चित रूप से जो है आपकी बातों का असर जो है वो दूर तक जाता है। बच्चे समझते हैं कि आप कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं उस चीज़ को आप क्योंकि खुद प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कहा ना कि व्हाट यू प्रोफेस यू मस्ट प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। तो हम जो है अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मैं अपने बच्चों को बहुत उनके मतलब मेरा सबसे बड़ी बात क्या होती थी, मैं अपनी ज़िंदगी में याद करता हूँ कि मैं हर बच्चे के प्रति संवेदनशील रहता था। हर बच्चा, मेरे को हर बच्चे के कोई ऐसा नहीं होता था मेरे चाहे 50 बच्चे हो, 60 हो, 70 बच्चे हो कक्षा में,
मैं हर बच्चे का नाम जानता था, उनकी परसेंटेज मेरे को पता होती थी, ये इंटर में कितने लाया है, और फिर उसके बाद BSc 1 में आ गया तो अब BSc 1 में कितनी परसेंटेज लेके आया है, इसको कैसे इसको मैंने जो है कैसे इसको बूस्ट करना है, इसी परसेंटेज को आगे बढ़ाना है, ऐसे करके मैं उसको उसके पीछे लगा रहता था। आप मेरे बच्चों से पूछे जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, है ना, आज अभी एक डॉक्टर रावत हैं, RBS रावत, वो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट्री से रिटायर हुए, अभी हाल में रिटायर हुए हैं। जानता हूँ सर। तो उनका फ़ोन आया था, हाँ उनका फ़ोन आया, सर मैं आपको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ, आप आइए, मैं देहरादून रहता हूँ, और ऐसे उसका मतलब ऐसे नहीं, आप किसी से, मेरे स्टूडेंट जितने भी होंगे, आप, क्योंकि मैं अपने मुंह से कहना ठीक नहीं होता, तो सभी सारे हाँ विद्यार्थी में, क्योंकि उनके जीवन में मैं कहता था, हमेशा शिक्षकों से अपने कहता था कि हमें अपने विद्यार्थियों के जीवन में प्रवेश अवश्य करना चाहिए। हमारा बच्चा जो है, वो कोई भी बच्चा ये महसूस नहीं करना चाहिए उस बच्चे को कि मैं अपने शिक्षक की दृष्टि से बाहर हूँ, है ना। उनको पता रहना चाहिए, नहीं मेरे को तो सब सारे मेरे बारे में, जैसा X के बारे में जानते हैं वैसे Y के बारे में जानते हैं, वैसे Z के बारे में वैसे मेरे बारे में जानते हैं। और मैं जैसे परसेंटेज कम होती थी, मैं कोशिश करता नहीं बच्चा अगले साल तुम और अच्छे परसेंटेज लाओ। और जहाँ भी मतलब आप बच्चों से पूछेगा इस बात को, हम अपने क्या मुँह से कहना भी ठीक नहीं होता, है ना। जिसको जो किताबें, मैं कितनी किताबें मेरी, मैं गोपेश्वर से जब मैं गया यहाँ, वहाँ से ट्रांसफर मेरा हुआ ऋषिकेश, तो मैं करीब 4,000 रुपये किताबें मेरी वापस नहीं आ पाई, क्योंकि सत्र के बीच में मेरा फरवरी में एडमिशन, फरवरी में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो 4,000 रुपये किताबें जो हैं वो वापस नहीं आ पाई, तो मैंने वो पैसे भरे उस समय। तो ये मतलब ऐसे पिथौरागढ़ में यही हुआ, जब मैं बागेश्वर हुआ, बागेश्वर तक फिर किसी ने कोई मेरे दूसरे वहाँ पर दोस्त थे वहाँ पे सोशल तक, तो उन्होंने किताबें जमा करवा करके जो है मेरे 600-700 रुपये का ऐसे वापस करना पड़ा मुझे। तो मेरा कहने वाला कि हमने जहाँ तक बच्चे को, जो बच्चा मेरा बच्चा नहीं ये नहीं कह सकता कि सर ने जो है खुद जो है मेरे प्रति सोचा है, मुझे जो आगे बढ़ाने के लिए जो कोई कोशिश नहीं की। तो मैं हर जगह, मैं मुझे याद है पिथौरागढ़ में जब मैं हॉस्टल वार्डन वहाँ पर पिथौरागढ़ में बना था, तो वहाँ पर जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतानी करते थे, बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे। तो एक दिन रात में जो है बहुत रात में हल्ला मचा रहे थे, तो 2-2:30 बजे के आसपास, तो काफ़ी बच्चे थे हल्ला मचाते हुए, मतलब पूरे कहीं से आ रहे थे वो लोग। तो मैं तैयार हुआ, मैं तैयार होकर जाने लगा, मैंने गाउन पहन के मैं जाने लगा, तो मिसेस कहने नहीं हो सकता वो लोग ड्रिंक किए हुए हों और आपको जो है आपका भतीजा दूसरा गलत व्यवहार कर सकते हैं। मैंने कहा तो होने दो, मेरे गलत व्यवहार कैसे कर लेंगे, मैं जब मेरे अगर मेरी आंतरिक शक्ति इतनी नहीं है कि इन बच्चों को मैं अगर ठीक कर सकता हूँ, तो मुझे हॉस्टल वार्डन रहने का भी कोई अधिकार नहीं बनता। तो ये कहकर मैं जो है घर से निकल गया रात में 2:30 बजे, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने बहुत डांट लगाई बच्चों को। मैंने यहाँ तक कह दिया उनसे कि वो नीचे पिथौरागढ़ के GIC में एक रामलाल रहता था, वो सुअर पालता था। मैंने कहा तुमसे तो अच्छे वो रामलाल के सुअर हैं भैया, मैंने कहा तुम जो है बताओ तुम क्या कर रहे हो। उससे कहा PhD कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं MA कर रहा हूँ, मैं BA कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बच्चों तो तुम बताओ, खुद सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, अपने खुद चिंतन करो कि क्या तुम ठीक कर रहे हो। और आपको बताऊँ सर कि वो दिन था, मैंने फिर उसके बाद कभी बच्चों में जो है वो उदंडता और वो चीज़ नहीं देखी, वो शैतानी उनकी नहीं देखी मैंने फिर दूसरे दिन से मैंने क्या किया, मैंने शाम को जो है उनकी प्रेयर्स, मैंने कहा ऐसे अटेंडेंस रजिस्टर से अटेंडेंस नहीं होगी, मैंने कहा सब लोग जो है हमारे हॉल में इकट्ठे होंगे और वहाँ प्रेयर होगी, बकायदा शाम को प्रेयर होगी, उसमें प्रेरक विचार होंगे, अच्छी कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ वहाँ पर सुनाई जाएंगी। और ऐसे करके हमने जो है एक असेंबली शुरू की, असेंबली शुरू के, और उसमें जो है रात में जब मेरे घर सब बच्चे आएंगे, जो है जब अंधेरा होने से पहले, जैसे जाड़ों में वो 6 बजे हो जाता था और गर्मी में हम उसको 7-7:30 बजे के आसपास करते थे। तो ऐसे करके जो है मेरे बच्चे जो है धीरे धीरे उनको समझ में आई बात कि सर क्या कह रहे हैं, सर क्या चाहते हैं, है ना। उनका सबको बच्चों तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि हम पुलिस वाले नहीं हैं कि हम बच्चों को डांट फटकार के, डंडा मार के जो है उनको अगर हम सुधारना चाहते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है ना। हम शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते हम अगर उनसे बहुत नज़दीक से जुड़ते हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं कि इन बच्चों का भविष्य हमें बनाना है ना, और हर इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि सारे बच्चे जो हैं
आपको एक अच्छे रास्ते में चलना शुरू करेंगे। एक बच्चा था अभी आपका IAS है वो अभी इस समय, हम सभी है ना। शिक्षकों के लिए बहुत ही अनुकूल बातें सर आज हो रही। जोशी सर के मन में जिज्ञासा है। अभी भी है, आप उससे पूछ सकते हैं। वो युगल किशोर पंत है बच्चा हमारा, वो IAS है इस समय, IAS है। और हमारे उत्तराखंड में ही इस समय जो है वो इस समय अपर सचिव है और DM रहा हो पहले, यहाँ पर टिहरी में रहा, रुद्रपुर में भी आया था एक बार। तो ऐसे किसी ने बताया मुझे कि उसने कहा, मैंने डायरेक्टली मुझसे तो नहीं कहा, पर उसे किसी ने मुझे कहा कि वो कहता है कि मैं तीन ही लोगों के पैर छूता हूँ, एक दो माता पिता और एक हमारे डॉक्टर बिस्ट, बस 3। तो मतलब मेरी कितनी बड़ी अचीवमेंट है, सोचे मेरे को कितने तमगे मिल जाए, पर मैं ये तमगा नहीं भूल सकता। ये तमगा मेरे को अभी मैं मिलता हूँ उससे, तमगा क्या मिला था मैं, है ना। हाँ, तो ऐसे तो मैं That way- पुरस्कारों की चिंता नहीं करता मैं, है ना। पुरस्कार भी मेरे पास कम नहीं है, पुरस्कार भी बहुत मिले मुझे, है ना। परंतु मैंने हमेशा अभी 2 मेरे बच्चे DIG हैं वहाँ पे, आप उनसे पूछिए। करण है, एक नारायण है ना। दो बच्चे DIG हैं, SP और सभी सारे पदों पर आप जितने अभी यहीं पर आपका जो दुग्ध का जो वो है निदेशक डायरेक्टर है जीवन भी, वो भी मेरा बहुत खास, मतलब सभी बच्चे मेरे खास ही रहे। मैंने कभी किसी बच्चे को खास से कम नहीं समझा, है ना। तो ये समझ करके जो है आज मैं कहीं चला जाऊं भारतवर्ष में, मुझे मेरे बच्चे मिलते हैं और किस प्रेम से, किस प्यार, क्योंकि इतने सारे बच्चों में मैं सबको तो पहचान नहीं सकता, पर वो मेरे को पहचानते हैं। और कहीं भी जाता हूँ मैं एक बार पुणे गया, तो पुणे में मैं सोचा यहाँ पर तो कोई मेरे को नहीं मिलेगा, है ना। पर मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ 2 बच्चे मेरे को वहाँ पे मिल गए। और वो बोलने के सर क्या नाम कि आपने ऐसा किया था, ये किया था, हमने हमारी जिंदगी में आपने ऐसा रोल प्ले किया, तो अच्छा लगा। ठीक है, ये ऐसे ही होता है। अगर हम बाद में जब हमको ऐसा सुनने को मिलता है, तो उससे अच्छा, और मैं तो सोचता हूँ कि उससे अच्छा इन कानों के लिए कुछ भी नहीं है ना। कि हमारे बच्चे कहें कि सर आपने हमारे लिए ऐसा किया, ये हमको जो, अगर हम अभी एक SP चमोली था, धीरेन्द्र जो है, वो मुझसे एक दिन, उसको मैंने बोला मैं अपनी माँ जी को जो है वहाँ बद्रीनाथ दिखाना चाहता हूँ। तो उसने कहा सर आप आ जाइए, और उसने मेरे साथ पूरी फोर्स सब लगा करके, मतलब हम तो सब कुछ भी नहीं थे, है ना, पूरा VIP वाला ट्रीटमेंट दे करके उसने वहाँ व्यवस्था करी। फिर मैंने बाद में उसको धन्यवाद किया। बोलता सर आप धन्यवाद क्यों कह रहे हैं, हम तो आपके इतने आभारी हैं कि अगर आप हमारे जीवन में नहीं आते तो हम तो गुंडे बदमाश होते। उसका ये स्टेटमेंट था कि हम तो गुंडे बदमाश होते, और अगर आपने हमारे जीवन में आकर के हमको आपने एक रास्ता बताया, एक रास्ते लगाया हमको, है ना। तो ये चीज तो कहने का मतलब कि बच्चे जो है ना वो भूलते नहीं है कि आपने उनके लिए क्या किया था, है ना। पर और ये भी नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा करके मुझे करना। देखिए, जब तक हम निष्काम कर्म योग पर विश्वास नहीं करते ना, तब तक जो है, और अनासक्त होकर के नहीं जीते जिंदगी में, तो हम वो प्राप्तियां नहीं कर सकते जो प्राप्तियां होनी चाहिए, होती है जो, है ना। अब आज देखिए, अब मैं रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी मैं अपने काम में लगा हूँ, कुछ मेरे को काम मिलता जा रहा है ना। तो ये मेरे लिए इससे और खुशी की क्या बात होती है ना। हम जो है पूरे दिन भर अपना काम करते हैं और बिना थके हुए, कभी थकते नहीं है इतना। आप सुबह से ही आपने काम पता, अभी मैं अपना आराम सर से ये मंत्र भी आपने हमें दिया है, ये मंत्र के आप हमको कभी बिना थके, जैसे सम्राट वेलहम कहते थे कि मेरे पास थकने का समय ही नहीं है, वो प्रतिछाया, वो प्रतिमूर्ति हम देख रहे हैं। प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी, कल उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और इस समय सर वो चर्चा देख रहे हैं और बहुत सुंदर चर्चा, उनका एक कमेंट आया है प्रभात उप्रेती जी का। इधर जोशी सर की अंगुली अगर उठती है सर, तो उनके मन में इसका मतलब है कि कोई जिज्ञासा कौंध रही है सर। मैं सर ये जानना चाहता था, 2-3 प्रश्न थे, 2-3 एक दो लाइटर वेन में है और दूसरा सीरियस मैं जानना आपसे चाहता था। लाइटर वेन में तो ये है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आवाज नहीं आ रही है सर आप बोलिए, मैं पूछूंगा दोबारा, आप बोलिए। आपकी इस यौवनता का राज क्या है?
मतलब हमारे चेहरे पे तो अभी से ही बुढ़ापा नजर आने लग गया। आप कह रहे हैं आप 72 में यू बिकेम लेक्चरर, सो विच मीन्स यू मस्ट बी अराउंड 68 to 70 years old, लेकिन आप बिल्कुल चिर यौवन, प्रसन्नता, एक शांति एक आपके चेहरे पे झलकती है, उसका राज बताइएगा हमको। दूसरा ये था कि आपने ये कहा कि किताबें नहीं, आपने मैं 71 ईयर 71 ईयर्स, माय गॉड, 71 ईयर मैं रन कर रहा हूँ, 71 रन कर रहा हूँ मैं। तो उसका राज हम जानेंगे आपसे। लेकिन एक ये था कि किताबें आपने दी, लाइब्रेरी में आपने किताबें दी, और किताबों के लिए तो फेमस सर कि परे हंसता गता गता, आपने इसको दी, उसने उसको दी, उसने उसको दी, किताबें तो चली गई। तो किताबें तो जाती रहती है, किताबों का संचरण ऐसे ही होता रहता है। लेकिन जो आपने ये कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार देते थे, उनको पुचकारते थे, उनको ये करते थे, वो सर आज के जमाने में थोड़ा सा मुश्किल है टीचर्स के लिए, क्योंकि उसके विभिन्न अर्थ निकाले जाते हैं। आप ये देखिए कि हमारे मूल इतने गिर गए हैं कि टीचर यदि थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंड करता अपने प्यार को, अपनी 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 एक डिफाइंड जो एक लिमिट पैदा कर दी गई है, उसको यदि थोड़ा सा भी वो छूता है तो उस पर अलग अलग इल्जाम लगने शुरू होते हैं। वो आज के आपके जमाने के टीचर और आज के जमाने के टीचरों के लिए बीच में ये द्वंद्व है कि ये मतलब कहाँ तक जाएं, राइट? वो कोई भी सेक्स हो, इन द सेंस दैट आइदर बॉय और गर्ल्स, ये सबके लिए लागू होता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि टीचर तो एक कहते हैं ना कि एक आदमी इटर्निटी को छू सकता है, वो है टीचर। टीचर कैन टच द इटर्निटी। जैसा आपने कहा कि पुणे में आप गए और आपको कोई अंदेशा नहीं था, वहां भी आपको दो आपके स्टूडेंट मिल गए, और दो स्टूडेंट जो आपकी खातिर की या जो आदर सम्मान आपके प्रति उन्होंने दर्शाया, वो कहाँ कहाँ बिखरे होंगे आपके स्टूडेंट आपको पता नहीं है, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स होंगे जो आपके पढ़ाई में निकले। जैसे भट्ट जी ने शुरू में कहा कि हम भी सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं एक तरह से, तो आपके कई स्टूडेंट होंगे, लेकिन ये जो टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, ये थोड़ा सा आजकल दूसरी निगाह से देखा जाता है। आपके क्या विचार हैं? सर आप माफ कीजिएगा, मुझे पूरी आवाज सुनाई नहीं दी आपकी, पर फिर भी जो मैं समझा थोड़ा बहुत है ना, जो मैं थोड़ा बहुत सुना, उस पर मैं यही कहूँगा कि आज भी अगर देखिए, हमेशा ये कहा गया कि एक कॉलोरीज की एक छोटा वो है संज्ञा, कहते हैं, आई कैन नॉट होप फ्रॉम आउटवर्ड फॉर्म्स टू विन द पैशन एंड द लव, पैशन एंड द लाइफ दैट इज विद इन। यानी जो हमारे अंदर है ना, हम बाहर से उस चीज को हम आशा भी नहीं कर सकते कि बाहर से हमको मिलेगा। यानी आई कैन नॉट होप फ्रॉम आउटवर्ड फॉर्म्स टू विन, मुझे बाहर से नहीं मिलने वाला। इसलिए हम टीचर्स जो है, अगर हम अपना आत्मचिंतन करें, है ना, आज थोड़ा सी दिशा विहीन तो हुई है टीचर, आप कितना भी मानिए इस बात को। हम तो रिटायर हुए, हमने तभी भी जो अब हमने जमीन के बारे में कभी नहीं सोचा, हमने मकान के बारे में कभी नहीं सोचा, हम तो अपने बच्चों के जो भविष्य के निर्माण में ही जो अपने को अपना सोचते थे, मेरे मकान ये है, मेरे जमीन ये है ना, हमने कभी नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद जरूर हमने थोड़ा सा एक आध टुकड़ा जमीन का खरीदा, पर उससे पहले हमने कभी नहीं सोचा इस बात को। और मकान तो अभी भी नहीं मेरे पास, नहीं, मैं तो अभी भी किराए के मकान रहता हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें करके कि हमने इस तरफ को सोचा ही नहीं, हमने केवल बच्चों के बारे में सोचा बस, कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे निर्माण करेंगे, बच्चों कैसे जीवन, उनका जीवन जो है हम कैसे सुखी और स्वस्थ संपन्न बनाने के लिए हम उनको क्या क्या गाइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हमने सोचा। तो यही है कि आज वो बच्चे, मेरे बच्चे जो है आज मेरे अपने बच्चे से कोई कम नहीं है। सब जब भी मैं जरा सा भी अगर मुझे लगता है कि मुझे आवश्यकता है, तो बच्चे तुरंत मेरे को जो है फ़ोन करते हैं, और दूर दूर से, यही नहीं बहुत दूर दूर से, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये मतलब अब एक चीज़ मिलती है तो एक चीज़ खोता ही आदमी, है ना। पर क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं जो समझता हूँ
क्योंकि ये जो है ये एफेमरल वर्ल्ड है, दिस वर्ल्ड इज एफेमरल, है ना, क्योंकि सबको इस संसार में जो प्रोफेसर किसी को प्रभात उप्रेती जी कह रहे हैं कि जब वो जहरी खाल गए हाँ ना, प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी, हाँ तो वहां घर घर में बच्चा पूछता था कि हमारे बिष्ट सर कैसे हैं, कहाँ हैं। तो ये आपने कमाया है सर, ये प्रभात दा बोल रहे हैं। और जो सर के प्रश्न का हाँ पहला अंश था, वो कह रहे हैं कि आप 70+ हो गए, लेकिन उसके बावजूद आपके चेहरे की आभा, आपके चेहरे का संतोष और आपकी जो प्रफुल्ल मन से आप बातें करते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? या आपकी उपलब्धियां आपके चेहरे के भाव बताती हैं, या आपके कर्म आपके चेहरे के भाव बताते हैं? ये सर की एक जिज्ञासा थी उनके प्रश्न के पहले अंश में सर। अच्छा, तो इसके पीछे केवल कारण ये है कि साफ मन कुछ जिसके हाँ अंदर जिससे कुछ नहीं चाहिए दुनिया के अंदर, है ना, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। और ऐसे व्यक्ति जैसे ईश्वर ने कोई कमी नहीं की है मेरे लिए, भगवान की ऐसी ऐसी जो है कृपा रही है हर प्रकार से मुझे जो है सुरक्षित, और देखिए स्वस्थ भी हूँ मैं, अपना में कोई दवा नहीं मुझे ले लेनी पड़ती है ना। मैं आराम से जाए और दिन भर काम कर लेता हूँ, मुझे चाहे 18 घंटे काम करने को मिल जाए, करना पड़े 18 घंटे काम को तैयार रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है कैसे भीतर जब व्यक्ति मैंने कहा ना, जो गीता का जो निष्काम कर्मयोग है, हम उसका अगर हम अनुसरण करते हैं, या जो हमें कहें कि अनासक्त भाव से अगर हम अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ मैं अपने प्रोफेसर्स को भी हमेशा कहा मैंने, है ना, मैं कहा जब मैं सुबह ऑब्ituary देखता हूँ, जो शोक समाचार आते हैं ना, उसमें जो फोटो छपती है, तो मैं कहता हूँ मैं इस शोक समाचार में, इस ऑब्ituary में जो है मैं अपनी फोटो भी देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक दिन मेरी फोटो भी यहाँ पर हो जाएगी, है ना। अरे तो इसलिए हम जो है क्यों अपने जीवन को व्यर्थ करने में लगे हुए हैं, है ना। ये संसार की मिट्टी पत्थर और इस संसार का सब कुछ ही रह जाएगा, है ना। परंतु हम जो है अपने जीवन को हम व्यर्थ कर जाते हैं। तो इसलिए जो है हम करें ईश्वर का नाम लेकर के, प्रभु का नाम लेकर के, अगर हम जीवन को जो है का यापन करते हैं निष्काम भाव से, जो अगर अपना हम कर्मयोग करते हैं, कर्मयोग माने अब सब समझते होंगे, कर्मयोग माने गीता का जो कर्मयोग है उसको समझते होंगे, अगर आप तो आप पढ़िए उसके बारे में कि गीता कर्मयोग क्या है ना। उसमें क्या है, फल और आसक्ति जो है दोनों के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, फल भी की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए और आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, है ना। और ईश्वर के लिए सब काम जो है ईश्वर, मैं तो सुबह उठता हूँ, मैं भगवान से सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ और उनसे कहता हूँ, त्वया प्रभु ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि, हे भगवान जैसा आप कराओगे मैं वैसा करूँगा। तो इसलिए वो हृदय की आप देखिए, वो तो कहा ना, पग बिनु चले सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो तो इतना योग्य वक्ता है कि वो आपके माध्यम से आपको सब चीज सुना देगा, सब कुछ कह देगा आपसे, है ना। तो अगर हम सुने तो सही उसे, तो अगर हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमको पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है दुनिया के अंदर। और भगवान से बड़ा गाइड तो संसार में कोई भी नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा ईश्वर के अपने को करीब कोशिश करता हूँ कि उनसे दूर न हो, और मेरे को उन्हीं की मदद से जो है मेरे को जो है भगवान ने। और देखिए इंसान के अंदर भय भी नहीं रहता जब हम लोग ईश्वर के निष्काम भाव से योग काम करते हैं, अनासक्त भाव से हम काम करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर भय भी अंदर नहीं रहता। किस बात का भय? हमने कोई हमने प्राप्तियां करने के लिए हमने कोई कदम उठाया ही नहीं, तो हमको नुकसान किस बात का हो जाएगा? कोई नुकसान होगा ही नहीं हमें, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इसको अगर थोड़ा सा भाव को अपने अगर हम उसको परिष्कृत करें, तो मैं सोचता हूँ कि हम एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा जीवन, जैसे मैं हमेशा सबसे लोगों से कहता हूँ कि मैं अपने उड़ता महसूस करता हूँ, उड़ता हुआ से महसूस करता हूँ कि मैं तो इतना हल्का हूँ, इतना वो हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने इस संसार में प्राप्त करने के लिए अपने लिए निर्धारित किया है। मैं तो हमेशा हम जो है दूसरे अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे बस कह देंगे सर मुझको ये चाहिए, है ना, तो ठीक है भैया, है ना। यही मैं हल्द्वानी में आया तो जब मैंने कक्षा पढ़ाई तो ठीक पढ़ाता था, अच्छा पढ़ाता था, तो बच्चे शाम को जो है करीब मेरे पास 15-20 बच्चे के करीब घर पे जो है पहुंच गए और बोलने हम आपसे ट्यूशन पढ़ेंगे, है ना। तो हो सकता है उन बच्चों में से कोई सुने इस बात को अभी। तो मैंने कहा बेटा ट्यूशन तो मैं जिंदगी भर कभी नहीं किया मैंने, है ना, अभी भी नहीं करूँगा।
इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, है ना, आइए और जो पूछना हो, जो समझना हो, मैं आपको समझाऊंगा और चाय भी पिलाऊंगा, ऊपर से आपको चाय भी पिलाऊंगा और कुछ हो सके तो थोड़ा नहाऊंगा, पर और आप जो है आकर के मुझसे बिना किसी पैसे के आप मेरे पास आइए, क्योंकि विद्या का मूल मैं नहीं लेता आपसे। तो ऐसा कह करके मैंने बच्चों को जो है जब कहा, तो कुछ बच्चे आए, उसमें 2-3 बच्चे आए, एक रीमा मटवाल लड़की थी, बल्कि वो आज अमेरिका में है वो लड़की, और बहुत अच्छा, मतलब बच्चों ने तो आए हो, परंतु ट्यूशन वाले भाव था तो मैं और बच्चे नहीं आए। तो कहने मतलब हमने कभी ऐसा नहीं कि हमने कि करना है, पैसे कमाने हैं, है ना, जो था हमारे पास उसी को जो है हमने जो है जैसे था वैसे खर्च करके अपने को जो है एक अच्छा जीवन यापन किया। और हम इसलिए आज अपने अपने ऊपर कोई भार महसूस नहीं करते, कभी भी कोई भार नहीं महसूस करता मैं अपने ऊपर, जो है मैं अपने को एक जोगी की तरह बहुत खुश महसूस करता हूँ, अपने को अच्छा लगता है मुझे बस। आपका विषय क्या था सर, क्या विषय पढ़ाते थे आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था। केमिस्ट्री जी। तो आप स्कूल लेवल में तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चलती होंगी हैं? सर कॉलेज में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों उस कॉलेज में? डिग्री पर मैं तीनों पढ़ाता था, मैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में। कभी भी जो है कभी भी कोई टीचर नहीं आते थे, जैसे हमारे वहाँ एमएससी में भी, जैसे यहाँ एमएससी आप मेरे बच्चे हैं सब इसके गवाह हैं, है ना। तो यहाँ पर जब एमएससी में इनऑर्गेनिक का कोई टीचर नहीं था तो मैंने इनऑर्गेनिक भी पढ़ाई पूरी बच्चों को, और उसी तन्मयता उसी ढंग से पढ़ाया बच्चों को, है ना, कि उनकी जो है पूरी समझ में आ जाए। इनऑर्गेनिक पढ़ाई, फिजिकल का नहीं होता था, मैं फिजिकल भी पढ़ाता था, पूरे फिजिकल सारा हाँ, क्योंकि ऐसा था कि एमएससी प्रीवियस तक तो हम सभी पढ़ते थे ना, तो जब सब पढ़ा तो हम कहते, मैं कहता था लोगों से, और कोई नया विषय आता था पिथौरागढ़ में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो नया विषय आ गया। तो मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो मैंने बच्चों को जो है शुरू में बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पाया उसको, पर बाद में मैं एक्सपर्ट हो गया उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो कहने का मतलब कि हम लोग जो है ना, अगर हम चाहें, आप विश्वास नहीं आएगा, बागेश्वर में एक बार जो है वहां संस्कृत के टीचर कोई नहीं आए, मैंने संस्कृत पढ़ाई, अंग्रेजी के टीचर नहीं आए तो मैंने अंग्रेजी भी पढ़ाई बच्चों को, है ना। वहां पर जहरीखाल हाल में तो मैंने BA1 BA2 BA3 तीनों कक्षाओं में संस्कृत पढ़ाया। हमारे संस्कृत के जो प्राध्यापक थे उनका सिलेक्शन हो गया था वहाँ इलाहाबाद में संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो वो चले गए, तो हमारे पास कोई संस्कृत का था ही नहीं। तो 3 साल तक कोई नहीं आया, 3 साल तक मैंने संस्कृत पढ़ाई बच्चों को। आप पूछ लीजिए बच्चों से अगर वहाँ, है ना, संस्कृत पढ़ाए। और बाद में संस्कृत के हमारे प्राध्यापक आए तो मुझसे कहने लगे सर आप पढ़ाए हमको, हम आप अच्छा पढ़ा रहे थे संस्कृत। तो मतलब कहने वाला कि देखे ना, मेरा संस्कृत रहा, संस्कृत मेरा जो है हायर में संस्कृत रहा था मेरा, तो उसका जो है मुझे वहाँ लाभ मिल गया। जैसे अभी भी मुझे पूरा संस्कृत का बहुत अच्छा है अनुभव है। तो संस्कृत मैंने वहाँ पढ़ाई, अंग्रेजी मैंने पढ़ाई, है ना। तो कहने वाला मैं ये होते अपना जो केमिस्ट्री तो मैं हमेशा पढ़ाता था। और यहाँ MB में तो मैंने गीता भी पढ़ाई। MB में तो जो है गीता वहाँ योगा में एक कक्षा गीता की होती थी। वो डेली में 8 से 9, 10 से मेरा कॉलेज होता था, तो मैं अपने कॉलेज के टाइम पे नहीं पढ़ा था उसको, जो है मेरे को 8 से 9 जो है मैं जो है गीता है, मैंने गीता भी जो है पढ़ाई। और पूछ लीजिए आप, यहीं पर है आपकी मेहता लड़की है, डॉक्टर DN भट्ट जी शायद दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने फोन पे भी एक प्रश्न किया, अगर वो आ जाएंगे तो वो करेंगे। और हम सबको पता है सर, जब आप MB कॉलेज के हल्द्वानी के प्रिंसिपल थे, तो सभी लोग कहते थे कि पहली बार इतना अनुशासन, इतनी पढ़ाई, ऐसा वातावरण बना है। तो डॉक्टर DN भट्ट जी का एक प्रश्न है कि वो भी विद्यार्थी रहे होंगे सर, उसके पीछे आपके कैसा वो मनोबल रहा होगा, क्या आपकी कार्य पद्धति का वैशिष्ट्य रहा होगा कि वो स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं जब आप प्रधानाचार्य जी थे, तो उसके पीछे क्या योजनाएं रही और कैसा आपका कार्यशैली रही है? DN भट्ट जी पूछ रहे हैं। और अभी बहुत सारे लोग सर आपसे जुड़े हैं अभी, और वो अभी तक सर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, संभवतः आपके विद्यार्थी भी रहे होंगे, तो भट्ट जी के इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। मैं इसको ये कहूँगा ना, देखिए मैं हमेशा जो है कॉलेज को मैं अपने घर से कोई कम नहीं समझता था। मैं तो मेरा घर है ये, और मैं इसका मैनेजर हूँ, है ना, परिवार का हेड हूँ मैं।
तो मैं, बल्कि मैं जब जहरी खाल में था तो जहरी खाल में एक दिन मैं नीचे स्टोर रूम को ठीक कर रहा था। एक मेरे पास चपरासी था और मैं, दोनों मिल करके, और मैं उठा के उसको दे रहा था। वो जो है उसको स्टोर को ठीक कर रहा था। तो मुझसे यूजीसी से कोई महिला आ गई थी वहाँ पर शाम को। तो आई वो नीचे आकर के उसने आई तो मुझसे बोलती, सर अरे आप अपने आप कर रहे हैं इसको। मैंने कहा तो क्या बात है मैम, हम हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो ये सब चीज़ें हमको खुद देखनी चाहिए कि कैसे चीज़ क्या खराब हो रही है, क्या कहाँ कैसे रखी जा सकती है, कैसे सही की जा सकती है। तो ये तो हमारा होना चाहिए। तो मैं हल्द्वानी आया तो विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 20 ट्रक जो है, पूरे 20 ट्रक कूड़ा जो है कॉलेज से बाहर फेंका। इतना कूड़ा था उस कॉलेज में, आप देखते इतनी जगह जगह इतनी गंदगी थी, और सारे इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ जो है वो पूरे, उनकी जड़ें जो है पूरे अंदर तक जा रही। तो मैंने सारे पेड़ कटाए, सब क्या नहीं किया मैंने वहाँ पे जो है। और मेरे पास समय कितना था, केवल 10 महीने का समय बचा था मेरे पास। और उस 10 महीने मैंने प्लानिंग किया कि मैं 10 महीने में इस महाविद्यालय को एक दिशा दे दूंगा, कम से कम, कि आने वाले समय में कम से कम जो आने वाले प्राचार्य हैं उनको समझ में तो आएगी। फूल का वहाँ एक नाम भी निशान नहीं था उस कॉलेज के अंदर। तो मैंने सारे फुलवारियाँ बनवाई, सारी, आप देखिए जा करके, है ना, बढ़िया जो खूब खाद डलवा करके गुलाब लगाए, सारे अच्छे अच्छे फूल लगाए, है ना। और जहाँ जो खराब था, देखिए बायोटेक को जाके देखिए आप, बायोटेक में क्या इतना गंदा और इतना खराब था कि वहाँ कुछ भी नहीं था, है ना। तो हमने उसको शानदार, उसको एक अच्छा स्वरूप हमने उसको प्रदान किया, है ना। चाहे योगा डिपार्टमेंट था, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस बीएड डिपार्टमेंट था, चाहे वो हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल थे, क्लासरूम थे। मैंने एक एक चीज़ को पूरे, और मैं जब शुरू में गया तो वहाँ बाथरूम ही नहीं थे, टॉयलेट ही नहीं थे महिलाओं के लिए। मैंने हर डिपार्टमेंट के साथ टॉयलेट ज्वाइन किया। मैं, जबकि मेरे पास 10 महीने का बचाव था समय मात्र, 10 महीने मुझे जाना था। मुझे तो अपने रिटायरमेंट के अपने पेपर मुझे भरने चाहिए थे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए पेपर, मेरे को नहीं मिलेगी पेंशन, क्या होगा, मुझे पेंशन तो नहीं मिलेगी और क्या होगा, है ना। तो पर मैंने उसको नहीं, मैंने वो उस चीज़ को मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, और मैंने इंपॉर्टेंस दी कि मैं अपने कॉलेज को जो है इसको एक दिशा, आप उसको, जो आप उसका हॉल था, मल्टीपर्पज हॉल था, उसको भी मैंने हर चीज़ पूरे पर्दों से बढ़िया सुंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने इसको सजा दिया। हर प्राध्यापक का कमरा आप जाके देखते हो, बढ़िया अच्छे पर्दों से नीचे मैटिंग करके, बढ़िया फर्नीचर दिलवा करके मैंने प्राध्यापक को मैंने किया। लाइब्रेरी, मैंने पूरी लाइब्रेरी है कि चीज़, आप लाइब्रेरी में जाके देखिए, और किताबें नीचे जमीन पड़ी रहती थी, मैंने सारी उनके लिए व्यवस्था की, और उनको जो जमीन जो है उसको ठीक किया। तो कहने मतलब सभी तरफ से मैंने एक पक्ष नहीं देखा, मैंने सब पक्ष। और डिसिप्लिन, जहाँ तक डिसिप्लिन, पहले हमारे पहले के लोग जो है वो 5-6 प्रोफेसर को एक साथ लेकर के जो है डिसिप्लिन मेंटेन करके जाते थे। पर मैंने कभी अपने साथ किसी को नहीं, आप अपनी भी कक्षाएं लीजिए, सब लोग वो कक्षाएं लेकर के, अब मेरे साथ आने की किसी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने प्राध्यापक को किसी को अपने साथ नहीं लेता था, तो मैं स्वयं जाता था। कोई भी बच्चे कहीं पर भी कुछ करते थे, और धीरे धीरे बच्चे समझ गए कि नहीं, ये वैसा प्रिंसिपल नहीं है। तो मुझसे खुद यहाँ पे एसएसपी थे, कहते हैं मोहन बनग्याल साहब, एक दिन डीएम साहब के पार्टी में थे हम लोग, सभी लोग डीएम साहब के यहाँ पर जो बगोली जी डीएम थे, तो उन्होंने अपनी बिटिया की बर्थडे में मुझे बुलाया था। तो वहाँ पर हम पार्टी में थे, तो ये शब्द मोहन बनग्याल जी के हैं। वो बोल लगे कि डॉक्टर साहब, आपकी वजह से आज पुलिस की 80% समस्याएं हल हो गई हैं, क्योंकि पहले बच्चे जितनी शैतान है, जितना वो नुकसान देते थे पूरे, अब वो 80% कम है। अब आपको आपकी कॉलेज की तरफ पुलिस भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कहने बच्चे भी डिसिप्लिन हुए, जगह जगह मैंने, आपने देखा होगा वहाँ मैंने स्लोगन लिखवा दिए, ताकि बच्चा वहाँ कहीं पर खड़ा हो तो उसको एक अच्छा विचार उसको सामने जो है विचारने के लिए मिले, एक अच्छा विचार उसको सोचने के लिए मिले। तो उसको निश्चित रूप से जो है बच्चे को जो है बहुत उसका जो है उसका फर्क पड़ेगा, और पड़ा उसका फर्क। तो बच्चों ने जो है, चाहे वो किसी पार्टी के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, किसी भी पार्टी के थे, सब ने मेरा सम्मान किया, और सब ने मेरी बात को जो है पूरा रखा। मैं सबका आभारी हूँ। ये एक प्रश्न है डॉक्टर DN भट्ट जी का, लेकिन उस प्रश्न को और कृष्ण कुमार वर्मा जी के दोनों के प्रश्नों को मैं एक साथ लूंगा, जो अंतिम प्रश्न होगा। लेकिन उससे पहले आदरणीय जोशी सर का संकेत हो चुका है, शायद उनकी भी कोई जिज्ञासा है। जोशी सर, ये नहीं सुनाई दिया मुझे, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया। जोशी सर,
जी पूछिएगा सर। हाँ, हेलो। डॉक्टर जोशी जी। नहीं, मैं वही कृष्ण कुमार वर्मा जी का एक प्रश्न जो है, जो आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ लीजिए। सर जी डॉक्टर डीएन भट्ट जी तो कह रहे हैं कि अब आप एक अलग दायित्व में हैं सर, आप राज्य मंत्री के दायित्व में हैं। उससे पहले आप संयुक्त निदेशक के रूप में रहे, तो बहुत सीमित हाँ शब्दों में संयुक्त निदेशक के रूप में जब आप कार्य करते थे, तो आपकी उस हाँ समय कार्यशैली किस प्रकार रहती थी? आप क्या चाहते थे, क्या अपेक्षा करते थे? और उसके बाद अब आप जो है राज्य मंत्री के रूप में हमारे मध्य हैं, शैक्षिक उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष हैं, तो इस समय आपका सोचना क्या है? और कृष्ण कुमार वर्मा जी का कहना है कि आप शिक्षक भी रहे और एक मंत्री के रूप में भी हैं, तो आपको कौन सा कार्य अच्छा लगता है, कौन सा पद अच्छा लगा? तो तीनों प्रश्नों का समाहार आप कर दें, उसके बाद डॉक्टर जोशी हाँ। सर एक प्रश्न करें। तो इसमें जो है, मैं जब संयुक्त निदेशक था ऑस्ट्रेलिया में, तो देखिए बात तो मेरे वही थी, चाहे मैं तो अब मेरा परिवार बड़ा हो गया था, और मैंने ये नहीं सोचा कि फलाने कॉलेज को ठीक करना है या कि उसी कॉलेज को ठीक करना है। आप पूछे, बहुत हर कॉलेज में, जहाँ कोई कॉलेज ऐसा नहीं रहा हो जिसको, जो आज मुझे नहीं समझता कि हाँ इस व्यक्ति ने इस कॉलेज के लिए कुछ किया। तो मैंने हर कॉलेज, मैं उसमें हमारे केवल मात्र 35 कॉलेज होते थे, तो उस 35 में से मैंने 18 कॉलेजों में विजिट खुद, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था ना मेरे पास, छोटा सा समय था मेरे पास, तो उस छोटे समय में मैंने विजिट 18 तो कॉलेजों को विजिट किया और वहाँ देखा मैंने, और प्राध्यापकों से बात की, प्राध्यापकों को उनको एक दिशा दी, उनको बताया कि क्या क्या होना चाहिए जीवन में, किस प्रकार से एक शिक्षक का जीवन, शिक्षक का कर्तव्य क्या है, ये सब समझा करके बच्चों को, उनको बहुत अच्छा बात, उसका मुझे जो है उसके फीडबैक मुझे बाद में मिला, और वो फीडबैक मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, और हर कॉलेज की जो भी आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं को मैंने नोट डाउन किया। मेरे साथ जो मेरा स्टैंड हो गया हुआ था, तो एक हर उसको जो है हमने नोट डाउन किया, नोट डाउन करके जो है हमने फिर आकर के मैंने उसको जो है सचिव के पास सब सारी समस्याएं रखी। बोले तो आप हम क्या कर सकते, मैंने कहा करना पड़ेगा सब चीज़ें, है ना, ये चीज़ें नहीं है तो हमें इन महाविद्यालयों को सशक्त करने के लिए इनको, क्योंकि विद्या जो है ना, कोई भी कॉलेज है वो एक ठगी का सेंटर नहीं होना चाहिए ना, वो बच्चों का भविष्य बनाने वाला सेंटर है। तो हमको उसको उसमें, या तो हम बंद कर रहे हैं कॉलेज को, अगर बंद नहीं कर रहे हैं तो उसको जो है गुणवत्ता उसकी जो है सुधारें, जिससे कि हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाले हमारे बच्चों को जो उसका पूरा लाभ मिल सके। तो ये सब मैंने, और टीचर्स जहाँ नहीं थे टीचर्स की व्यवस्था कराई, पद जहाँ नहीं थे पदों की व्यवस्था कराई, क्या नहीं किया मैंने। आप पूछे लोगों से कि प्राध्यापक भी, उनका भी पूरा हित, जहाँ जहाँ जो हित होता था वो करा। सैलरी पहले केवल 15,000 मिलती थी, मैंने 25,000 में, इनका 25,000 होनी चाहिए उनकी सैलरी कम से कम, तो वो हमने इंक्रीज कराई, और ऐसे करके मैंने, मतलब कोई भी ऐसा पक्ष नहीं था जो मैंने नहीं देखा था उसमें। अब जहाँ अभी मंत्री पद, अब ये मंत्री पद तो जापानी मंत्री पद है ना, इसमें तो हमारी कोई पावर्स ऐसी होती नहीं है ना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हम जैसे अभी 10 कॉलेज होकर आ गए हैं, पूरा विजिट कर रहे हैं, हर कॉलेज की जो आवश्यकता है उनको देख रहे हैं कि क्या आवश्यकता है वहाँ पे, वहाँ के शिक्षकों से मिल रहे हैं, उनको उनसे बात करके जो जो मुझसे हो सकता है, जितना भी मेरे कार्य क्षेत्र में है उस, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है इस पद में आकर के, तो मैं जो भी मेरे कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य है उसको मैं पूरी जो है लगन से, निष्ठा से कर रहा हूँ, ताकि मैं जितना लाभ अपने महाविद्यालयों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने समाज को दे सकूं, उस लाभ को देने का मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास जो छोटा समय है, 1 साल का समय मेरे पास और है, तो 1 साल समय में मैं जो है मैक्सिमम जो भी दे सकूंगा अपने महाविद्यालयों को, अपने शिक्षकों को, अपने छात्रों को, तो मैं उसको देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा जीवन, मैं तो अपना जीवन देने के लिए मानता हूँ, है ना, तो मुझे लेना कुछ नहीं है, मुझे देना ही है, बस देते रहना है, और मुझे इसी में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। बस सर, अब हम अंतिम प्रश्न की ओर जाएंगे, जो आदरणीय आपके बड़े सादगीपूर्ण विचार हैं, और सरलता और सादगी जो है वो आज इस जमाने में बड़ी मुश्किल है मिलनी या उसको इम्प्लीमेंट करना। मैं आपसे ये जानना चाहता था सर कि ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया, ये सरकारी स्कूलों के लिए था, और ये शिक्षा और संस्कृति के मिलन को लेके था।
चूंकि आप एक केमिस्ट्री के टीचर रहे, तो आपका संस्कृति के विभिन्न उपादानों से क्या कभी कोई संबंध रहा, या कभी आप सोचते उनकी उनकी इम्पोर्टेंस को आप कैसे देखते हैं? संस्कृति की इम्पोर्टेंस एजुकेशन में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम सभी आपके इस पूरे बृहद कार्य जो आपका हुआ उससे बहुत प्रभावित हैं, और उससे हमको लगता है कि नई सोच हमको मिलेगी। कि आपके क्या विचार हैं कि हम हमेशा ये कहते हैं कि एजुकेशन एंड कल्चर आर दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, but educator, as an administrator, as a kind of government representative, what do you think कि शिक्षा में संस्कृति का मिलन कहाँ तक संभव है और कैसे होना चाहिए? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? मतलब आपका प्रश्न सुन नहीं पाया मैं एक्चुअली, बहुत मेरे को आवाज आई है बहुत कट कट के। सर सर का ये पूछना है, सर ये पूछना चाह रहे हैं कि आप केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, लेकिन आप गीता का भी मतलब आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया, तो वो कह रहे हैं कि संस्कृत, और हमने जो ये कार्यक्रम शुरू किया द टीचर शो, हमने इसमें शिक्षण और संस्कृति दोनों का समाहार किया है। तो क्या संस्कृति और हमारी परंपराएं शिक्षण के साथ कहीं उनका अंतर्निहित संबंध है? आपके विचार जानना चाह रहे हैं, एक। और दूसरा सर, जो कृष्ण कुमार वर्मा जी ने कहा कि सर आप अब तो आप राज्य मंत्री के रूप में हैं, तो उन्होंने कहा है सर कि आपको शिक्षण में ज्यादा आनंद आ रहा है, अच्छा लगता था, या ये पद अच्छा लगता है? तो ये के वर्मा जी हमारे बहुत ही जागरूक शिक्षक हैं। ये दोनों प्रश्न हैं सर। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, बिल्कुल कट कट के आई है। तो अब आ रही है कट के आ रही है आवाज आपकी। एक बार जोशी सर एक बार और कोशिश करेंगे, अन्यथा सर आपका आशीर्वाद हमें मिला है। जोशी सर एक बार और पूछ लीजिएगा। सर मैं आपसे जानना चाहता था, आपके बृहद कार्य को देखकर, कि केमिस्ट्री जैसे गूढ़ विषय को पढ़ाया आपने, एक तो आपका संस्कृति के विभिन्न उपादानों से क्या कभी कोई संबंध रहा? गीता तो आपने बताया कि आपका गीता का अध्ययन होता था। आपको आवाज आ रही है? तो सर अगर आप जी, तो शायद आवाज जी, तो सर जोशी सर क्या करें? क्या मुझे लगता है 9 भी बजने वाले हैं। नहीं दिया आवाज आ रही सर? तो सर आज आपने हमारे बीच आकर हमारे शिक्षकों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे स्टूडेंट्स को अभिप्रेरित किया, ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपका आशीर्वाद हमें मिला है, और इसी तरह सर आपका संरक्षण, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलते रहे। हम आपके सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं। आपके संरक्षण और आपके दिशा निर्देश की छत्र छाया यहाँ के हर शिक्षक को रास्ता दिखाते रहे। मैं आदरणीय DN भट्ट जी, जो इस समय गढ़वाल से इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं, और उनके सुपुत्र हैं हर्षित, जो घोड़ाखाल के विद्यार्थी हैं, वो पैनल पर बैठे हुए हैं हल्द्वानी। मैं उन दोनों ही से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आज के प्रश्न का उत्तर तो हम दे देंगे, आज का प्रश्न जो है, लेकिन इसका पुरस्कार कल घोषित करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ जोशी सर से कि उत्तर दे दें, और उसके बाद हम सर को प्रणाम करेंगे, सर से विदा हो। आज जो हमने प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर मुझे तो स्क्रीन में नहीं दिखाई दिया, लेकिन हो सकता है किसी ने दिया हो। उस प्रश्न का उत्तर था वराह मिहिर। बहुत सारे लोगों ने दिया है। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने भी दिया है। अब किसने पहले दिया है? जी अच्छा, ठीक पहले किसने, लेकिन दिया है सर उपाध्याय सर, और बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो कल आपके माया ऑप्टिकल्स की ओर से एक छोटी सी भेंट है। भेंट क्या है? वो आपका सम्मान है माया ऑप्टिकल्स की ओर से। तो मैं डॉक्टर DN भट्ट जी से कहना चाहूंगा
वैसे भी हम 4-4 एंकर्स इसीलिए रहते हैं कि किसी का नेटवर्क अगर कभी कमजोर पड़ जाए तो दूसरा नहीं तो तीसरा, और आज केवल मैं और जोशी सर यहाँ पर अब शेष हैं। थोड़ा विलंब से भी कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो सर आपको एक बार पुनः हम प्रणाम निवेदित करते हैं। ईश्वर ने चाहा तो आपका मेरा दिशा प्रणाम निर्देश सबको, एक बार इसी कार्यक्रम में हमें पुनः मिलेगा। सबको जोशी प्रणाम। सर आपको धन्यवाद। तो भट्ट जी जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैं हमारे आज के अतिथि आदरणीय प्रोफेसर बहादुर सिंह बिष्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हम सबकी ओर से और आप सबकी ओर से। तो कल शाम हम ठीक 7 बजे एक नए मेहमान के साथ आप सबके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हम सबको अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।